प्रोग्रेस इन जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 14 to 20 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। चलिए हम एमपी सिविल जज एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का सेक्शन 14 से 20 तक का। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 14 के साथ। सेक्शन 14 हमें बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सबलेटिंग। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी टेनांट बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के, बिना लैंडलॉर्ड की लिखित सहमति के अकोमोडेशन का पूरा पार्ट, अकोमोडेशन पूरा का पूरा या अकोमोडेशन का कोई भी पार्ट सबलेट नहीं करेगा। ठीक है, अकोमोडेशन पूरा का पूरा या अकोमोडेशन का कोई भी पार्ट सबलेट नहीं करेगा। ये हो गया पहली चीज। और दूसरी चीज ये बताता है हमें कि कोई भी टेनांट अपने अधिकारों को ट्रांसफर भी नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी टेनांट अपने अधिकारों को ट्रांसफर भी नहीं करेगा। सबसेक्शन 14 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड सब टेनांट को सबलेट करने के लिए प्रीमियम पगड़ी नहीं मानेगा और ना ही किसी प्रकार का कंसिडरेशन मांगेगा। ठीक है, कोई भी लैंडलॉर्ड सबलेटिंग के लिए भी प्रीमियम पगड़ी या किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं मांगेगा। ये कहता है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 15 की ओर। सेक्शन 15 हमें बताता है नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सबटेनांसी। इस एक्ट के लागू होने के बाद यदि सबलेट किया जा रहा है टेनांट के द्वारा तो उसे पहले लैंडलॉर्ड की कंडीशन लेनी पड़ेगी। वो भी कैसी कंडीशन, कंसेंट लेनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड की। और कैसी कंसेंट? रिटन कंसेंट, लिखित सहमति लैंडलॉर्ड से प्राप्त करने के बाद ही कोई टेनांट अपने अकोमोडेशन को सबलेट कर सकता है। अब सबलेटिंग के बाद आपने परमिशन ले ली है, कंसेंट ले ली है लैंडलॉर्ड से और उसके बाद आप सबलेट कर रहे हो, तो सबलेट करने के बाद सबलेटिंग के 1 महीने के अंदर टेनांट या सब टेनांट लैंडलॉर्ड को सूचित करते हैं, नोटिस देते हैं 1 महीने के अंदर कि सबलेट किया जा चुका है। ठीक है, इसी प्रकार जब सब टेनांट को अपनी सब टेनांसी छोड़नी हो तो उसे छोड़ते समय भी, सब टेनांसी के टर्मिनेशन के समय भी 1 महीने के अंदर एक नोटिस देना पड़ता है लैंडलॉर्ड को कि सब टेनांसी हम छोड़ रहे हैं, और तभी वो छोड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2। इस एक्ट के लागू होने के पहले यदि किसी स्थान को सबलेट किया जा चुका है तो इस एक्ट के लागू होने के 6 महीने के अंदर ही लैंडलॉर्ड सूचना देगा। इस एक्ट के लागू होने के पहले यदि किसी स्थान को सबलेट किया जा चुका है तो इस एक्ट के लागू होने की दिनांक से 6 महीने के अंदर ही 6 महीने के अंदर सब टेनांट को लैंडलॉर्ड को सूचना देना पड़ेगा कि सब टेनांसी क्रिएट कर दी गई है। सब टेनांट या टेनांट कोई भी ये नोटिस दे सकता है और ये नोटिस किसको दिया जाएगा? लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। अब सेक्शन 15 का जो थर्ड सब क्लॉज है ये क्या बोलता है, सब सेक्शन है वो क्या बोलता है? अब जहां पे लैंडलॉर्ड ये कहता है कि जो अकोमोडेशन था वो लॉफुली सबलेट नहीं किया गया है तो वो क्या करेगा? लैंडलॉर्ड आरसीए के पास जाएगा और आरसीए को एक एप्लीकेशन देगा कि जो अकोमोडेशन है वो लॉफुली सबलेट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आइदर बाय द लैंडलॉर्ड, अच्छा, और ये जो सबलेटिंग अगर प्रॉपर लॉफुली नहीं है तो ये एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर किसको देनी पड़ती है? ये एप्लीकेशन 2 महीने के अंदर आरसीए को देनी पड़ती है और फिर आरसीए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। देखिए जो सबसेक्शन 3 है वो हमें ये बताता है कि जहां पे भी लैंडलॉर्ड ये बोलता है कि सबलेटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, लॉफुली नहीं है ना, तो जिस दिन सबलेटिंग का नोटिस लैंडलॉर्ड को दिया है, लैंडलॉर्ड उसके 2 महीने के अंदर आरसीए के पास जाएगा और आरसीए को बोलेगा कि ये जो सब टेनांट है वो प्रॉपरली, लीगली, लॉफुली अपॉइंट नहीं हुआ है, इस बात की जांच करें। तब इस डिस्प्यूट, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट का जो डिसीजन है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरसीए करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 16 की ओर।
सेक्शन 16 हमें बताता है सबटेनांट टू बी अ टेनांट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होंगे जब सबटेनांट को टेनांट माना जाएगा, तो वो केसेस क्या है? तो सबसे पहले तो जब सेक्शन 12 हमने पढ़ा था, सेक्शन 12 में वो ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पे टेनांट को उसके घर से, उसके एकोमोडेशन से एविक्ट किया जाता है, तो किसी टेनांट से वो घर खाली करवाया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है? तो सेक्शन 12 में यदि हमने सबटेनांट को पार्टी नहीं बनाया है, और वो सबटेनांट भी कौन सा सबटेनांट है? जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अपॉइंटेड है, पूरी प्रोसेस फॉलो करके प्रॉपर वे में जो व्यक्ति सबटेनांट अपॉइंट हुआ है, यदि सेक्शन 12 में हम टेनांट को वहां पे हटा रहे हैं किसी भी ग्राउंड पे, और उस वहां पर हमने सबटेनांट को पार्टी नहीं बनाया है, तो ऐसे स्थिति में सबटेनांट जो है वो टेनांट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेनांट एविक्ट हो जाएगा, और उस स्थिति में सबटेनांट जो है टेनांट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अगली स्थिति देखते हैं क्या है। अब जहां पे इस एक्ट के लागू होने के पहले किसी अकोमोडेशन पर किसी टेनांट के जो हित हैं वो खत्म हो चुके हैं, पर जो सब टेनांट है और सब लेटिंग उसको प्रॉपर वे में हुई थी, तो ऐसे स्थिति में जो सब टेनांट है वो टेनांट माना जाएगा। तो सब टेनांट को दो कंडीशन में टेनांट मानेंगे। पहला तो वो कि सेक्शन 12 में हम टेनांट से मकान खाली करवा रहे हैं 16 ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड पर, और हमने सब टेनांट को पार्टी ने बनाया। और दूसरा ये बोलते हैं कि अगर एक्ट लागू होने के पहले किसी को सब टेनांसी दी थी प्रॉपर वे में, लॉफुल वे में, और एक्ट लागू होने के बाद जो टेनांट है वो अगर हट जाता है अपने स्थान से, टेनांट को इविक्ट करवा दिया जाता है, तो उस स्थिति में भी सब टेनांट जो है वो टेनांट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 17 की ओर। सेक्शन 17 हमें बताता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। जहां पर लैंडलॉर्ड ने किसी अकोमोडेशन के पोजीशन को टेनांट से रिकवर किया है, और टेनांट से रिकवर उसने किस ग्राउंड पे किया है? सेक्शन 12(1) ई और सेक्शन 12(1) एफ के ग्राउंड पे। अब हमें याद करना पड़ेगा कि सेक्शन 12(1) ई का ग्राउंड क्या था और सेक्शन 12(1) एफ का ग्राउंड क्या था। तो ई में जब मकान मालिक को अपने रहने के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के रहने के लिए मकान की जरूरत थी, तो वो मकान को खाली करवा सकता था। और दूसरे एफ में जब जो अपना लैंडलॉर्ड है उसको बिजनेस करने के लिए, या उसके मेजर सन या अनमैरिड डॉटर को बिजनेस करने के लिए किसी स्थान की जरूरत थी, तो वो अपना वो प्लेस खाली करवा सकता है। इन दोनों ही स्थिति में यदि लैंडलॉर्ड ने रिकवर किया है पोजीशन टेनांट से, तो लैंडलॉर्ड रिकवर करने के बाद 2 साल तक बिना आरसीए की परमिशन के उस स्थान को फिर से किराए पर नहीं दे सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि खुद के रहने के लिए हमने मकान खाली करवाया है किराएदार से, या फिर हमने अपने खुद के बिजनेस के लिए दुकान खाली करवाई है किराएदार से, तो हम 2 साल तक आरसीए की परमिशन के बिना उस स्थान को दोबारा किराए पर नहीं दे सकते। और यदि हम आरसीए के पास परमिशन लेने जाएंगे, तो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो ये बोलेगा कि जिस टेनांट से आपने खाली किया था सबसे पहले तो आप उसी टेनांट को दे दो। तो आरसीए ये कंडीशन लगा सकता है कि जिस टेनांट से आपने खाली करवाया था आप उसी को दे दो। ठीक है, अब सेक्शन 17 का जो सब सेक्शन 2 है वो क्या बोलता है कि जहां पे लैंडलॉर्ड ने किसी भी अकोमोडेशन का पोजीशन रिकवर कर लिया है, तो पोजीशन को रिकवर करने के 2 महीने के अंदर यदि उसने उसे अपने पोजीशन में नहीं लिया, मतलब हमने मकान को खाली करवा लिया पर हमने 2 महीने के अंदर उसमें रहना शुरू नहीं किया, या फिर हमने दुकान को खाली करवा लिया और हमने 2 महीने के अंदर वहां पे अपना पोजीशन नहीं बनाया है, तो उस कंडीशन में, और या फिर आपने पोजीशन प्राप्त कर ली और 2 साल के अंतर्गत बिना आरसीए की परमिशन के यदि उस अकोमोडेशन को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया है,
और ऐसी स्थिति में आरसीए को लग रहा है कि आपने बोनाफाइड ग्राउंड पर ट्रांसफर नहीं किया है, तो इन दोनों ही परिस्थिति में यदि आरसीए को एप्लीकेशन दी जाती है उस इविक्टेड टेनांट के द्वारा, जिसको हटाया गया है, उस किराएदार के द्वारा यदि आरसीए के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो आरसीए क्या बोलेगा? आरसीए लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि आप अकोमोडेशन को वापस कर दो टेनांट को, और प्लस उसके ऊपर कंपेंसेशन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सब क्लॉज 2 एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि हमने खाली करवा लिया है, पोजीशन खाली कराने के बाद पोजीशन नहीं लिया, यदि हमने अकोमोडेशन को खाली करवा लिया है बिजनेस के पर्पज से या रहने के पर्पज से, और हमने खाली करवाने के 2 महीने के अंदर उसे पोजीशन में नहीं लिया है उस कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन ये है कि हमने पोजीशन में तो ले लिया था लेकिन हमने 2 साल के अंदर उसे बिना आरसीए की परमिशन के रीलेट कर दिया है, बिना आरसीए की परमिशन के हमने उसे दोबारा किराए पर दे दिया है, तो इन दोनों ही स्थिति में यदि इविक्टेड टेनांट जिससे हमने खाली करवाया था वो जाके आरसीए को कंप्लेंट करता है, एक एप्लीकेशन देता है, तो उस स्थिति में आरसीए लैंडलॉर्ड को बोलेगा कि आप इविक्टेड टेनांट को अकोमोडेशन वापस कर दो, और प्लस उसके ऊपर अकोमोडेशन भी चार्ज कर सकता है। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, या फिर वो कंपनसेशन दिलाएगा, या तो पोजीशन ऑफ अकोमोडेशन दिला सकता है एविक्टेड टेनांट को, या फिर वो कंपनसेशन दिलाएगा आरसीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 18 की ओर। सॉरी, हम सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 भी देखेंगे, जहाँ पे लैंडलॉर्ड ने कंपनसेशन दिया था टेनांट को। आपको याद है होगा सेक्शन 12(6) हमने पढ़ा था हमारे पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में सेक्शन 12(6) में ये बोला था कि यदि आप 10 साल तक बिजनेस के लिए कोई जगह को यूज कर रहे हो, और या फिर सेम टाइप का बिजनेस उस जगह पे 10 साल तक के लिए यूज हुआ है, इन दोनों ही कंडीशन में यदि आप ऐसी जगह को, ऐसे कमर्शियल प्लेस को खाली करवा रहे हो, तो फिर आपको जो टेनांट है उसको स्टैंडर्ड जो एनुअल रेंट है उसके 2 गुने के बराबर कंपनसेशन देना पड़ता था। और मान लीजिए कि आप 10 साल से कम वहाँ पे कोई बिजनेस चल रहा है और आप खाली करवा रहे हो, तो आपको फिर स्टैंडर्ड रेंट जो एनुअल था उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन देना था। इन दोनों ही कंडीशन में लैंडलॉर्ड ने जो कंपनसेशन दिया होता है टेनांट को, वो टेनांट को लैंडलॉर्ड को वापस करना जरूरी नहीं है। पोजीशन मतलब क्योंकि आरसीए परमिशन दिला रहा है, गलती तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड की है कि वो 2 साल के अंदर दोबारा रीलेट कर रहा है बिना आरसीए की परमिशन के, या फिर 2 महीने तक भी वो उस स्थान को पोजीशन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे गलती लैंडलॉर्ड की है। इसलिए टेनांट को वो जो कंपनसेशन उसने 12(6) में लिया था उसको लौटाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 18 की ओर। सेक्शन 18 हमें बताता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर रिपेयर्स एंड रीबिल्डिंग एंड री एंट्री। तो जहां पर कोई भी अकोमोडेशन सेक्शन 12(1)(g) और 12(1)(h) के अकॉर्डिंग खाली करवाया जाता है। अब 12(1)(g) और 12(1)(h) क्या था, तो 12(1)(g) में यदि कोई अकोमोडेशन जर्जर हो गया है और उसमें रिपेयरिंग वर्क कराना है, या फिर 12(1)(h) में कोई अकोमोडेशन में कोई बिल्डिंग या रीबिल्डिंग करवाना है, तो इन दोनों ही ग्राउंड्स पे यदि आपने खाली करवाया है टेनांट से, तो कोर्ट उस टेनांट से बोलता है कि क्या आप अकोमोडेशन में फिर से रहना चाहेंगे। और यदि टेनांट ये बोलता है कि हाँ मैं इस अकोमोडेशन में फिर से रहना चाहूँगा, तो फिर कोर्ट वो डेट डिसाइड कर देगा कि जिस डेट पर टेनांट को डिलीवर करना पड़ेगा पोजीशन लैंडलॉर्ड को, और वो डेट भी डिसाइड कर देगा कोर्ट जिस डेट से लैंडलॉर्ड को अपना वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्डिंग और रीबिल्डिंग का। ठीक है, तो अगर टेनांट उसी अकोमोडेशन को खाली कर रहा है रिपेयरिंग के पर्पज से, और वो बोल रहा है कि मैं इस अकोमोडेशन में फिर से रहना चाहता हूँ, तो इस स्थिति में कोर्ट एक डेट डिसाइड करेगा कि टेनांट आप जाके लैंडलॉर्ड को उसका पोजीशन दे दो, और लैंडलॉर्ड के लिए भी डेट डिसाइड कर देगा कि आप इस डेट से अपना वर्क कमेंस करो। अब सबसेक्शन 2 इसका ये बोलता है कि यदि टेनांट ने पोजीशन दे दिया है लैंडलॉर्ड को उस डेट के पहले जो कोर्ट ने डिसाइड की थी, पर और लैंडलॉर्ड ने वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे ही वर्क कंप्लीट होता है, वर्क के कंप्लीट होने के 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ, वर्क के कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर टेनांट को वापस पोजीशन लैंडलॉर्ड को करना पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जहां पर टेनांट ने
कोर्ट के द्वारा डिसाइड की गई डेट पर लैंडलॉर्ड को अकोमोडेशन का पोजीशन दे दिया और लैंडलॉर्ड ने पोजीशन ले लिया और रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रीबिल्डिंग का काम स्टार्ट कर दिया और वर्क कंप्लीट हो गया। तो वर्क जैसे ही कंप्लीट होगा, वर्क कंप्लीशन की डेट से 1 मंथ के अंदर उसे टेनांट को उस अकोमोडेशन का पोजीशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सब क्लॉज 3 बोलता है अब जहां पे टेनांट ने पोजीशन दे दिया है लैंडलॉर्ड को और लैंडलॉर्ड ने वर्क स्टार्ट नहीं किया है, रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट नहीं किया है 1 महीने के अंदर, या फिर वर्क कंप्लीट हो गया पर उसने डिलीवर नहीं किया है पोजीशन टेनांट को दोबारा वर्क कंप्लीशन के बाद, तो इन दोनों ही स्थिति में कोर्ट लैंडलॉर्ड को ऑर्डर करेगा कि वो टेनांट को अकोमोडेशन का पोजीशन दे दे और प्लस या फिर टेनांट को वो कंपनसेशन दे। ठीक है, 2 स्थितियां हैं सब सेक्शन 3 में, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पे टेनांट ने पोजीशन दे दिया अकोमोडेशन का और लैंडलॉर्ड ने काम ही शुरू नहीं किया रिपेयरिंग का 1 महीने के अंदर, या फिर उसने काम शुरू भी कर दिया, काम पूरा भी हो गया उस अकोमोडेशन का और 1 महीने के अंदर काम कंप्लीट होने के 1 महीने के अंदर लैंडलॉर्ड ने टेनांट को पोजीशन वापस नहीं किया है, तो इन दोनों ही स्थिति में कोर्ट ऑर्डर करेगा लैंडलॉर्ड को कि आप अकोमोडेशन का पोजीशन लौटाओ टेनांट को या फिर टेनांट को कंपनसेशन दो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन 20 की ओर। सेक्शन 20 बोलता है रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केस ऑफ टेनांसीज फॉर लिमिटेड पीरियड। तो जहां पे लैंडलॉर्ड को कोई अकोमोडेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं चाहिए, ठीक है, लैंडलॉर्ड को कोई अकोमोडेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं चाहिए, तो वो जाएगा कलेक्टर के पास या फिर सेक्शन 39(1) के अकॉर्डिंग कोई और भी ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया कलेक्टर के द्वारा उसके पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा या 39(1) के अंतर्गत जो भी ऑफिसर अपॉइंट किया है उसके पास जाएगा और उससे ये परमिशन लेगा राइटिंग में कि भाई मैं ये जो अकोमोडेशन है इसको इस पीरियड तक नहीं चाहता हूँ और इस पीरियड तक मैं इसको किसी टेनांट को दे दूंगा। तो लैंडलॉर्ड ऐसी स्थिति में जो लैंडलॉर्ड है वो टेनांट को एक लिमिटेड पीरियड तक, जहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा रिटर्न में कि हम एक लिमिटेड पीरियड तक आपको ये अपना अकोमोडेशन दे रहे हैं और इस लिमिटेड पीरियड के बाद आप ये खाली कर दोगे, ऐसी कंडीशन और ऐसे एग्रीमेंट के साथ लैंडलॉर्ड पोजीशन दे देता है टेनांट को। तो और फिर क्या हुआ, वो टाइम पीरियड बीत गया पर टेनांट ने लैंडलॉर्ड को वापस नहीं किया, खाली करके पोजीशन नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड वापस कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट फिर उस टेनांट से लैंडलॉर्ड को अकोमोडेशन वापस दिला सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ रिकवरी की बात की गई है पोजीशन के, रिकवरी ऑफ पोजीशन इन केसेस ऑफ टेनांसी फॉर लिमिटेड पीरियड। तो यहाँ ये बोला गया है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड किसी अकोमोडेशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देना चाह रहा है और उसने कलेक्टर से या फिर 39(1) के अकॉर्डिंग कोई ऑफिसर अपॉइंट हुआ, उससे परमिशन ले ली कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही दूंगा, और ये परमिशन लेने के बाद उसने क्या किया, टेनांट के साथ एग्रीमेंट किया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये अकोमोडेशन आपके लिए है और ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप मुझे वापस डिलीवर कर दोगे अकोमोडेशन। पर वो टाइम पीरियड बीत गया और टेनांट ने लैंडलॉर्ड को वापस नहीं किया है अकोमोडेशन, तो ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट टेनांट से उसको पोजीशन वापस दिलवा सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 हमें बताता है स्पेशल प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इन सर्टेन केसेस। जहां पे लैंडलॉर्ड जो है किसी अकोमोडेशन का, वो कोई कंपनी है या फिर कॉर्पोरेट बॉडी है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और ये कंपनी कॉर्पोरेट या फिर लोकल अथॉरिटी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ये जो अकोमोडेशन है वो अपने एम्प्लॉय के यूज़ के लिए चाहिए या फिर अपनी जो एक्टिविटी है कंपनी की उनको करने के लिए ऐसा अकोमोडेशन चाहिए। ऐसी स्थिति में लैंडलॉर्ड कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट इन दोनों ही परिस्थिति में खाली करवा के दे देगा। पर कोर्ट जब खाली करवाएगा अकोमोडेशन को तो वो सेटिस्फाई करेगा 4 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है,
पहली कंडीशन तो ये है कि यदि वो जो अकोमोडेशन था वो इसलिए दिया गया था किसी टेनांट को क्योंकि टेनांट जो था लैंडलॉर्ड की सर्विस में था, और अब मान लीजिए सर्विस में नहीं है टेनांट, तो उसे उसको अकोमोडेशन को खाली कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अकोमोडेशन को खाली करवा देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि टेनांट ने कुछ शर्तों पे उसे वो अकोमोडेशन दिया था, उन शर्तों का उसने उल्लंघन किया है, उसका कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो ऐसी स्थिति में भी लैंडलॉर्ड को कोर्ट पोजीशन वापस दिलवा देगा। थर्ड कंडीशन है कि जो अकोमोडेशन था उसे किसी अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए टेनांट ने यूज कर दिया, तो इस स्थिति में भी लैंडलॉर्ड को वापस दिलवा दिया जाएगा अकोमोडेशन। और फोर्थ कंडीशन है कि अकोमोडेशन किसी पब्लिक काम के लिए बोनाफाइडली रिक्वायर्ड था। तो इन चारों स्थिति में अकोमोडेशन कंपनी को वापस दिला दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।